Hello all of you. Today I will start with the endochondral ossification. There are two types of the ossification. The one is the intramembranous ossification and another one is the endochondral or intracartilaginous ossification. I have already posted a video on the intramembranous ossification. Link आपको description box में मिल जाएगा. सो दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. इसको कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं विच आर प्रेजेंट इन दी एम्ब्रियोनिक लाइफ, जिनसे कि बोन वाली सेल्स बनती हैं. दीज सेल्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्स इनटू द कार्टिलेजिनस सेल्स एंड आफ्टर दैट दीज कार्टिलेजिनस सेल्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू द सेल्स ऑफ बोन. So it is a complicated process as we compare to the intramembranous ossification. So first step is we have the mesenchymal cells and these cells are present in the embryonic life. यानी कि ये जो ossification वाला process है ये embryonic life में start हो जाएगा. So first we have the mesenchymal cells और इन्होंने क्या बनाना है? इन्होंने बनाना है long bones of the body which are developed by this method. Endochondral ossification जो होता है इससे कौन सी bones का formation होता है? जितनी भी बोन्स बॉडी में होती हैं एक्सेप्ट फ्लैट बोन्स, दीज आर डेवलप्ड बाय दिस मेथड, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ द बोन्स आती हैं, जिसमें कि लिम्स की सारी बोन आ जाएंगी जो कि लॉन्ग बोन्स होती हैं. सो ऑल ऑफ द लॉन्ग बोन ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड बाय दिस मेथड एंड दिस इज द एंडोकॉन्ड्रल ossification. And the bone which developed by the intramembranous ossification are mainly the flat bones of skull. So first we have the mesenchymal cells and these mesenchymal cell first form the model of the hyaline cartilage and this model of the hyaline cartilage is similar to the mature bone. It is similar to a mature bone. तो जैसे bone की shape होती है body में, this model is similar to the mature bone. तो इसमें सारी जो cells होंगी these are the cartilaginous cell. As the mesenchymal cell has the capability to transform into any other type of the cell. सो दीज आर दी कार्टिलेजिनस सेल. और जो कार्टिलेज की सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट. कॉन्ड्रोब्लास्ट इमैच्योर सेल्स होती हैं और कॉन्ड्रोसाइट जो होती हैं वो मैच्योर सेल्स होती हैं. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप इन विच दीज मेसेनकाइमल सेल्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू दी कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट. सो दीज आर दी कार्टिलेजिनस मॉडल एंड दिस इज द मॉडल ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज विच इज़ सिमिलर टू द शेप ऑफ मेच्योर बोन. तो ये इस तरीके का कुछ मॉडल बनेगा और उसके बाद क्या होएगा, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस कार्टिलेजिनस मॉडल and this is made up of dense connective tissue and it is known as perichondrium. In the case of the bone, this outermost membrane is known as periosteum. In the case of the cartilage, it is known as perichondrium. And this all process is started in the embryonic life, यानी कि बर्थ से पहले सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है. And this is the टाइप ऑफ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन. और जो बोन्स इससे डेवलप होती हैं दीज आर ऑलमोस्ट द लॉन्ग बोन ऑफ द बॉडी, यानी कि जितनी भी स्कल के अलावा जो बोन्स होती हैं दीज आर डेवलप्ड बाय दिस मेथड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन इन विच फर्स्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कार्टिलेज एंड आफ्टर दैट दिस कार्टिलेज विल ट्रांसफॉर्म इनटू द बोन. अब उसके बाद क्या होता है, इसमें जितनी भी कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं दीज आर अरेंज्ड इन अ कॉलम लाइक वे, इस तरीके से. तो पेरीफेरी पे जो सेल्स हैं उनका साइज जो है वो छोटा होता है, उसके बाद सेल्स का साइज़ बढ़ता जा रहा है और जो सेंटर वाली सेल्स होती हैं उनका साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है. तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये पूरी बोन जो है वो ड्रॉ नहीं करी है, सिर्फ मैंने इसका सेंटर वाला पार्ट जो है ड्रॉ किया है. यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेसेनकाइमल सेल्स का कंडेंसेशन होता है और जब इनका कंडेंसेशन होएगा यहाँ पे सारी सेल्स इकट्ठी होएंगी तो यहाँ पे जितनी भी कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं दीज आर अरेंज्ड लाइक अ कॉलम. तो इसमें जो सबसे पेरीफेरी पे जो सबसे यहाँ पे जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं दीज आर स्मॉल, दीज आर इन द रेस्टिंग फेज. उसके बाद जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं दीज आर इन दी प्रोलिफरेटिव फेज. उसके बाद में जो होती हैं दीज आर इन दी हाइपरट्रॉफी फेज, यानी कि इनका जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा हो गया. और उसके बाद में ये कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करती हैं, दीज कॉन्ड्रोसाइट्स सिक्रीट द मैट्रिक्स. तो यहाँ पे इनसे मैट्रिक्स जो है वो सिक्रीट हो गया. So these chondrocytes are secreting matrix. As these chondrocytes are secreting matrix, after that these chondrocytes will add the calcium into this matrix. And what is the structure of a chondrocyte? This chondrocyte look like this is the structure of a chondrocyte in which this is the cell of the chondrocyte, it is the nucleus of the chondrocyte and it lies in a space that is the
लैक्यूना। तो इस बॉक्स में मैंने आपको एक कॉन्ड्रोसाइट की स्ट्रक्चर दिखाई है। तो ये सारी कॉन्ड्रोसाइट ऐसे ही होएंगी, तो बीच में इनका न्यूक्लियस होता है एंड दीज आर प्रेजेंट इन ए स्पेस एंड दैट स्पेस इज लैक्यूना. So these are the mature chondrocytes which are secreting the matrix, and after that this matrix has calcium which is added up by this chondrocyte. तो इसको बोलते हैं आप calcified matrix. First of all this matrix was uncalcified. After the calcium added into this matrix it becomes calcified. तो जैसे ये calcified होता है तब क्या होएगा, ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं इनके पास कोई सप्लाई नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं होएगी, तो रिजल्ट क्या होएगा, दिस कॉन्ड्रोसाइट्स बिकम्स डेड एंड साइमल्टेनियसली दिस पेरिकॉन्ड्रियम अटेन्स ऑस्टियोजेनिक पोटेंशियल. यानी इसमें जो सेल्स होती हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, दिस बिकम्स ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स एंड एज दिस बिकम्स ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स दिस विल ट्रांसफॉर्म्स इनटू द ओस्टियोब्लास्ट. तो जो साइड में ये जो पेरिकॉन्ड्रियम था, now it will transform into the periosteum because the chondrocyte cells changes into the osteoprogenitor cells. तो ये जो साइड में क्या हो गया, osteoprogenitor cells आ जाएंगी और जैसे ही osteoprogenitor cells आएंगी तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी osteoblast में. तो साइड में पेरीफेरी में वी हैव दी ओस्टियोब्लास्ट और सेंटर में क्या हो रहा है, सेंटर में ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स थी मेच्योर कॉन्ड्रोसाइट्स, दीज हैज सिक्रेटेड द मैट्रिक्स एंड आफ्टर द कैल्सिफिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स एज द कॉन्ड्रोसाइट्स आर ए वास्कुलर इन द नेचर. ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं, ये ए वास्कुलर होती हैं, तो इसीलिए इनको कोई न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं होएगी. दूसरा, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है. जो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में जो ओस्टियोसाइट्स थी उनका आपस में थ्रू द कैनालिक्यूली these osteocytes are connected, so the nutrients can pass through one osteocyte to the another osteocyte. But in the case of the chondrocyte there is no communication between the chondrocytes, तो सारी सप्लाई कट हो जाएगी और जैसे ही सप्लाई कट होएगी these chondrocytes become dead. तो eventually what happens, at the periphery we have the small resting cartilaginous cell, these are the chondrocyte. उसके बाद में next, so this is our first resting cartilaginous cell. उसके बाद में we have the proliferative cartilaginous cell number 2 और इनके बीच में होता है इनका nucleus and these are present in the lacuna. Then we have the hypertrophied cell and then we have the calcified cells. As these are already dead due to lack of the nutrition, तो ये सारी हो जाएंगी खाली इस तरीके से. So in the center we have the dead chondrocyte due to lack of the supply. और फिर से पेरीफेरी पे we have the same procedure. जो सेल यहाँ पे पड़ी हैं वही यहाँ पे आएंगी और ये छोटी छोटी सेल्स जो हैं these are the resting और immature chondrocytes. So now we have the dead chondrocyte in the center and at the periphery we have the periosteum. So here we have the periosteum. As the perichondrium changes into the periosteum, so this periosteum has osteoprogenitor cells and these osteoprogenitor cells transforms into the osteoblast. So now what is the next step? As these chondrocytes become dead, so here is a bud that is known as the periosteal bud because it is formed by this periosteum. It enters into these dead chondrocyte. So there is a bud arises from this periosteum and this bud enters into these empty spaces. These empty spaces are known as areolas. These are the primary areolas. And as this bud enters into these primary areolas, this bud also has some blood vessels which enters into these areolas along with some osteoblast. So here we have periosteum. In the center we have dead chondrocytes. And there is a formation of the periosteal bud, and in this periosteal bud there are blood vessels are there, and with these blood vessels there are osteoblast and osteoclast enters into these primary areolas. And let me tell you what is the osteoclast.
the osteoclast formed by the fusion of the macrophages or monocytes present in the red bone marrow, and the shape of the osteoclast is like this. It has a ruffle border, and this border is attached to the bone, the surface of the bone, and it is a multinucleated cell because it is formed by the fusion of the so many monocytes और macrophages. तो जो सेम काम मैक्रोफेज का होता है मीन्स फैगोसाइटोसिस, ऐसा ही सेम काम कुछ ओस्टियोक्लास्ट का होएगा, यानी इसका काम होता है बोन को तोड़ने का. जितनी भी अनवांटेड बोन होती है ये उसको रिजॉर्प्शन कर देगा, उसका ब्रेक डाउन कर देगा. सो दीज आर दी ओस्टियोक्लास्ट. सो अलॉन्ग विद दिस पेरियोस्टियल बड सम ऑफ द बोन फॉर्मिंग सेल्स यानी कि ओस्टियोब्लास्ट जो कि इस पूरे एरिया को बोन के अंदर चेंज करेगा, एंड सम ऑफ द ओस्टियोक्लास्ट जो कि अनवांटेड बोन को रिमूव करेगा, एंटर्स इनटू दिस एरिया, एंड दिस area now known as the primary center of ossification. Now this is known as primary center of ossification, in which all of this procedure is taking place. So what happens now? This is a periosteal bud. Along with this periosteal bud there is blood vessels. Osteoblast and osteoclast enter into this primary areolus, and just outside the areolus we have the calcified matrix which was secreted by this chondrocytes. We have the calcified matrix, and as this periosteal bud enters into this primary areolus, these all primary areolus unite with each other, and there is a formation of secondary areolus. All these areolus will unite with each other. तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और इनके बीच बीच में पड़ा होएगा कैल्सिफाइड मैट्रिक्स. और ये जो है दिस इज द पेरियोस्टियम. जस्ट नेक्स्ट टू द पेरियोस्टियम we have the osteoprogenitor cells which already transformed into the osteoblast. As some of the osteoblast secrete the matrix, तो सेम प्रोसीजर होएगा जो कि इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में किया था. सम ऑफ द ओस्टियोब्लास्ट गेट ट्रैप्ड इनटू दिस मैट्रिक्स दैट इज द ओस्टियोइड, एंड आफ्टर दैट दिस विल नोन एज ओस्टियोसाइट. तो यहाँ पे काफ़ी टाइटली पैक्ड सेल्स होती हैं, तो इस एरिया को बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन. Internal side, this periosteal bud has entered into the secondary areolus, and with that periosteal bud we have the arteries, blood vessels जो कि इसके अंदर एंटर हो गई हैं, और इसके साथ में थी ओस्टियोब्लास्टिक सेल्स जो कि सारी इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी. ये जो खाली खाली स्पेसेस हैं, नाउ दीज आर लाइंड बाय द ओस्टियोब्लास्ट. एंड व्हाट अबाउट द ओस्टियोक्लास्ट? द ओस्टियोक्लास्ट स्टक ओवर हियर. तो ये ऐसे यहाँ पे चिपक गई हैं, और ये ओस्टियोक्लास्ट क्या करेंगी, ये जितना भी कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है ये सारा सबको ही खा जाएगी. ठीक है, दिस ऑल कैल्सिफाइड मैट्रिक्स इज इटन अप बाय दिस ओस्टियोक्लास्ट. तो ये सारा का सारा एम्प्टी स्पेस हो जाएगा जिसको इवेंचुअली हम बोलेंगे मैरो कैविटी. और यहाँ पे ये जो ओस्टियोब्लास्ट आ गई हैं, ये ओस्टियोब्लास्ट क्या करेंगी, ये मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगी, और जैसे ये मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगी तो सम ऑफ द ओस्टियोब्लास्ट गेट ट्रैप्ड इनटू दिस एरिया, and now these are known as osteocyte. And then there is a formation of a trabecular bone that is also known as spongy bone, जो कि हम पहले इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में कर चुके हैं. So there is a formation of the spongy bone, trabecular bone along with the marrow cavity which is created by the osteoclast. So in the internal side of the long bone we have the marrow cavity along with the spongy bone, and outer aspect we have the compact bone. So now what is the next step? Till now only we have the primary center of the ossification. अभी जो लॉन्ग बोन का जो एंड होता है यहाँ पे इस तरीके से कुछ लॉन्ग बोन की शेप होती है, ऐसे कुछ. So these are the ends of the long bone. अभी ये वाला जो पार्ट है ये इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सिर्फ ये जो बीच वाला पार्ट है मीन्स द शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन जिसको डायाफाइसिस भी बोलते हैं. ओनली दिस पार्ट इज फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसीजर, एंड दिस फुल एरिया इज नोन एज द प्राइमरी सेंटर ऑफ द ऑसिफिकेशन. अभी इसकी जो लेंथ है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है. टिल द प्यूबर्टी एंड आफ्टर द प्यूबर्टी
डिफरेंट एज पे जो भी लॉन्ग बोन्स होती हैं, कोई लॉन्ग बोन जो होती है उसका कंप्लीट जो डेवलपमेंट होता है वो 16 साल पे हो जाता है, किसी का 18 साल पे होता है, किसी का 22 साल पे होता है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम इसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ती रहती है, इसीलिए इसका जो फ्यूज़न होता है वो भी लेट होएगा इन एंड्स के साथ में। और जो एंड्स वाले जो सेंटर होते हैं जिनको बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ द ऑसिफिकेशन, ये सबसे पहले अपीयर हुआ था इसलिए इसको प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बोलते हैं, जहाँ पे सारा प्रोसीजर हुआ है। ये जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं दिस अपीयर्स आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद में ये सेंटर अपीयर होएंगे और इनमें भी सेम वही प्रोसीजर होएगा, यानी पहले कार्टिलेज वाली सेल्स होएंगी, वो सेल्स का साइज़ बढ़ेगा, सप्लाई कट हो जाएगी, वो खाली हो जाएंगी, उसके बाद में आर्टरी आएंगी, आर्टरी आके ब्लड वेसल्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट साथ में लेके आएंगी और उसके बाद में यहाँ पे अंदर स्पॉन्जी बोन बनेगी विद सम मैरो कैविटी। और यहाँ पे भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ है और यहाँ पे भी ऐसा ही होएगा। सो दीज आर द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एंड दिस शाफ्ट इज फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। नाउ द लेंथ इज नॉट कंप्लीटेड हेयर, यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो बढ़ती कैसे रहेगी। अब ये होता है कि जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं उनसे सीधा बोन क्यों नहीं बनी है, अगर सीधा डायरेक्ट बोन बन जाती, डायरेक्ट बोन ऑसिफाई हो जाती तो बोन की जो लेंथ है वो नहीं बढ़ती, जो कि हमें चाहिए होता है। जो बोन की जो लेंथ होती है वो बढ़ती रहती है प्यूबर्टी तक, तो वो लेंथ कैसे बढ़ेगी, दिस लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय द कार्टिलेजिनस सेल। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, now in the center we have spongy bone. So this is the spongy bone, these are the trabecules of the spongy bone and some are interconnected with each other. In between there is a marrow cavity that is created by the osteoclast, and at the periphery we have the compact bone in which the osteocytes are tightly packed with each other, and outermost side we have the periosteum. Now we have to increase the length of the shaft. This is about the shaft, means we are talking about the part of the bone which is formed by the primary center of ossification. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होती है एपिफिजियल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज, यह कंटिन्यू ऐड करती रहेगी कार्टिलेजिनस सेल को इस बोन के अंदर। तो यहाँ पे कार्टिलेज वाली जो सेल्स हैं यानी कि कॉन्ड्रोसाइट है उनका प्रोडक्शन होता रहेगा। यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स होंगी नियर द एपिफाइसिस, एंड्स के पास में छोटी सेल्स होंगी, यहाँ पे जो है वो माइटोसिस हो जाएगा और सेल्स जो होंगी वो थोड़ी बड़ी होंगी, फिर सेल्स और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, इनको बोलेंगे हाइपरट्रॉफिड सेल्स। और उसके बाद में जब सेल्स कैल्शियम सिक्रीट करेगी, मैट्रिक्स सिक्रीट करेगी उसके साथ में, तो उसको बोलेंगे कैल्सिफाइड जोन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स, एंड आफ्टर दैट द सप्लाई विल बी कट ऑफ। तो सेल्स खाली हो जाएंगी और जैसे ही सेल्स खाली होएंगी तो उसके बाद में फिर से पेरियोस्टियल ब्लड अराइज होएगी, ये ब्लड वेसल्स इसके अंदर आएंगी और ऑल दिस सेल्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू दी ओस्टियोब्लास्ट। तो यहाँ पे भी बोन वाली सेल आ जाएंगी, फिर से बोन कितनी लेंथ बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी ऐसे ही होएगा। जैसे ही कार्टिलेजिनस सेल्स यहाँ पे आएंगी इस तरीके से, तो बोन वाली सेल्स यहाँ पे आ जाएंगी और जितना भी एरिया है इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू दी बोन सेल्स, तो फिर से बोन की लेंथ इतनी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से बोन की लेंथ बढ़ती रहेगी जब तक कि हमें डिज़ायर लेंथ नहीं मिल जाती। नाउ दिस इंक्रीमेंट इन द लेंथ, ये जो बोन की लेंथ इस तरीके से बढ़ रही है, लंबाई में बोन जो बढ़ रही है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल ग्रोथ। व्हेन दी बोन ग्रोज इन द लेंथ दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल ग्रोथ। एंड व्हेन द न्यू बोन इज डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द बोन, जब यहाँ पे ये जो ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स यहाँ पे होती हैं, ये क्या करेंगी, जब नई बोन सेल्स को यहाँ पे ऐड करती रहेंगी। वो कैसे ऐड करती हैं, यहाँ पे होती हैं ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, ये क्या करेंगी, सम ऑफ द सेल्स चेंजेस इनटू द ओस्टियोब्लास्ट। नाउ दिस ओस्टियोब्लास्ट, इनका न्यूक्लियस इसेंट्रिक होता है। नाउ सम ऑफ द ओस्टियोब्लास्ट सीक्रेट द मैट्रिक्स दैट इज अनकैल्सिफाइड इनिशियली, and after that some of the osteoblast trapped into this area and that are known as osteocytes. So this is the first
lamella of the bone of the compact bone. Similarly there will be the next lamella. तो इस तरीके से जब यहाँ पे और बोन ऐड होती जाएगी तो बोन की थिकनेस बढ़ जाती है, एंड वी डोंट वांट दैट अनडिजायर्ड थिकनेस ऑफ द बोन. तो हमें वो थिकनेस नहीं चाहिए. तो उसके लिए क्या होएगा, जो अंदर ओस्टियोक्लास्ट होती हैं वो अंदर से बोन को खाना शुरू कर देती हैं. तो उससे क्या होएगा, बोन का इस तरीके से डायमीटर बढ़ जाएगा क्योंकि न्यू बोन यहाँ पे ऐड हो गई. बट जो बोन की थिकनेस होएगी, तो ये क्या हुआ है, बोन का डायमीटर इस तरीके से बढ़ जाएगा क्योंकि न्यू बोन यहाँ पे ऐड हुई है. बट जो बोन की थिकनेस होती है इट रिमेन्स द सेम, क्योंकि जितनी बोन बाहर से बढ़ी थी उतना ही ओस्टियोक्लास्ट ने अंदर से बोन को ख़त्म कर दिया. तो क्या होगा, ओस्टियोक्लास्ट क्या करेंगी, ये जो अंदर स्पॉन्जी बोन है इसको भी खा जाएंगी. तो इसको भी खा जाएंगी तो क्या होएगा, अंदर फिर से कैविटी बन जाएगी. तो होगा क्या, इवेंचुअली इन द लॉन्ग बोन देयर इज़ अ लार्ज मैरो कैविटी प्रेजेंट इन द लॉन्ग बोन ड्यू टू द spongy bone eaten up by the osteoclast. So only we have some part of the spongy bone inside, and outside we have the compact bone, and we have a large marrow cavity present in the long bone, which is ossified by the method of endochondral ossification. What about the end? After the birth, the secondary center appear for the end. In the secondary center same method will happen. तो इसमें क्या होएगा, जो एंड वाला पार्ट होएगा, दिस इज द शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन इन विच वी हैव द पेरिओस्टियम. आउटसाइड वी हैव द पेरिओस्टियम. देन वी हैव द कॉम्पैक्ट बोन. ये मैंने डॉट डॉट से शो करा इसको. उसके बाद में एक लाइन होएगी स्पॉन्जी बोन की, ये ब्लू से डॉट से शो किया हुआ है, और बीच में वी हैव द मैरो कैविटी. ये होती है मैरो कैविटी, और यहाँ पे होती है एपिफिजियल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज. जब बोन की पूरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, लेंथ कंप्लीट हो जाती है, तब ये एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज इट इज़ ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय द ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स. ओनली स्कार इज लेफ्ट ओवर हेयर, जिसको बोलते हैं एपिफिजियल लाइन. सो दिस एपिफिजियल लाइन इज अ लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज. क्योंकि जब तक बोन की लेंथ कंप्लीट नहीं होती है, डिज़ायरेबल लेंथ नहीं मिलती है, तब तक ये कार्टिलेजिनस सेल्स इसमें ऐड करती रहती है. अब उसके बाद में क्या होएगा, दिस इज द सेकेंडरी सेंटर ऑफ द ऑसिफिकेशन. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मीसेनकाइमल सेल्स का कंडेंसेशन होता है, और उसके बाद में कॉन्ड्रोसाइट्स बनती हैं, और कुछ कॉन्ड्रोसाइट्स जो होती हैं वो सिक्रीट करेंगी कैल्शियम, और जैसे वो कैल्शियम सिक्रीट करेंगी तब ये हो जाएगी. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं इसी में दिखा रही हूँ आपको. तो वो ये खाली हो जाएंगी, और जैसे ये खाली होएंगी तो इसमें एपिफिजियल आर्टरी यहाँ से आ जाएंगी विद ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट. तो यहाँ पे दिस एरिया इज इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म इनटू दी बोन फॉर्मिंग सेल. और जैसे ही यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट आती हैं तो उन्होंने वही सेम प्रोसीजर फिर से करना है. ओस्टियोब्लास्ट से कुछ ओस्टियोसाइट्स बन जाएंगी, और यहाँ पे जो बनेगा दैट इज़ द ट्रेबिकुलर बोन और स्पॉन्जी बोन. सो at the end we will have something like this. So this area is formed by the primary center of ossification, and these ends of the bones are formed by the secondary center of ossification. For each bone there may be one secondary center of ossification for one end, and there may be more than one secondary center of ossification. यानी हो सकता है कि सिर्फ एक ही एरिया पे सारा कंडेंसेशन हो रहा है, प्रोसीजर हो रहा है. हो सकता है काफ़ी सारे एरिया हो, और पहले वो सारे एरिया यूनाइट होंगे आपस में, उसके बाद में वो शाफ्ट के साथ में यूनाइट होते हैं. तो जब सारे एरिया आपस में जुड़ जाएंगे तब कंप्लीट फॉर्मेशन होता है बोन का, और इसको बोलते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, in which first there is a formation of the cartilage, and after that chondrocytes are replaced by the bone forming cells. These are known as osteocytes. तो जब सारी osteocytes इसमें आ जाएंगी तब इसको बोलते हैं complete bone. But there are two areas left. The first of the area is here, that is the area of articular cartilage, and the second area is here, that is the epiphyseal line, विच इज़ द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज. इन दोनों पार्ट्स पे क्या होता है, इन दोनों पार्ट्स पे कार्टिलेज रहती है, ये बोन में ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स यहाँ पे नहीं आती हैं. तो यहाँ पे जो है वो कार्टिलेजिनस पार्ट रहेगा, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज बोन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बोन फॉर्मिंग सेल, एंड दिस इज अबाउट द एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन. सो हेयर वी हैव स्टार्टेड.
तो पहले मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं, तो ये हाइलन कार्टिलेज के मॉडल में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ये हाइलन कार्टिलेज का मॉडल बिल्कुल एडल्ट बोन जैसा लगता है, और उसके बाद में ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं वो इस तरीके से अरेंज होती हैं, जैसे कॉइन्स कॉलम में पड़े होते हैं, कॉइन्स एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, या फिर कोई कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें सबसे पेरीफेरी पे होती हैं छोटी छोटी कॉन्ड्रोसाइट्स, और बिल्कुल यहाँ सेंटर में होती हैं मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट्स, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। आफ्टर दैट दिस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द bone forming cell, and the first formed bone in the center is spongy bone or trabecular bone, and after that this bone is eaten up by the osteoclast, and eventually there is a formation of the marrow cavity. So inside we have a line of the spongy bone, and outside we have compact bone, and more outside we have the periosteum, and the secondary center of the ossification, the same procedure will happen in the secondary center of the ossification, and these ossification centers appears after birth. और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, और जब ये सारे ऑसिफिकेशन सेंटर आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, सो देयर इज़ ए कंप्लीशन ऑफ द एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। थैंक यू।